Hello everyone, welcome to Advaita Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों ये जो सेशन है इसपे मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ क्लास 12 के बच्चे के माइंडसेट के बारे में कि उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या-क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। इसी तरीके का एक सेम सेशन मैंने लिया है क्लास 11 के बच्चों के बारे में, जहाँ पे मैंने क्लास 11 के बच्चे का माइंडसेट के बारे में बात किया कि जब वो क्लास 10 से 11 में मूव करता है क्या-क्या प्रॉब्लम उसको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होता है, मैक्सिमम बच्चों में ये प्रॉब्लम्स होती है। उसको कैसे डील करना चाहिए, क्लास 11 का सिलेबस क्या होता है, कैसे कवर करना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है जेईई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सब चीज के बारे में बात किया उसमें। ठीक है, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया क्योंकि मैं मैथ्स डील करता हूं। सिमिलरली ऐसे सेशंस आपको मिलेंगे जहां पे हमारी टीम के रेस्पेक्टिव फैकल्टीज केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, बायो के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। ओके, तो इस सेशन में मैं चलो स्टार्ट करता हूं क्लास 12 के बच्चों के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 12 का माइंडसेट क्या होता है क्लास 12 के स्टूडेंट का फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो देखो क्या होता है ना, अगर आप इंजीनियरिंग के बारे में बात करोगे तो उसमें आपका डोमिनेटिंग हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो कॉमन रहता है मेडिकल वालों के लिए भी, बस यहाँ पे मैथ्स, वहाँ पे बायो आ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो चीजें सेम ही रहेंगी, है ना, चीजें सेम ही रहेंगी, जो वे होगा, जो माइंडसेट होगा वो लगभग सेम ही रहेगा। बट मैं यहाँ पे मैथ्स डील करता हूँ तो मैं बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यहाँ पे मैं क्लास 12 के सिलेबस के बारे में भी बात करूंगा, जो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने वाला हूं आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में, कैसे डील करोगे, कितना इंपॉर्टेंट है, तो सब चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है एम आई टू लेट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। ये एक बच्चे का क्वेश्चन होता है। मान लो कि क्लास 11 से क्लास 12 पे कोई बच्चा मूव करता है, ठीक है, तो उसके बाद उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। कब? जब उसने क्लास 11 में अच्छे से तैयारी नहीं की हो, जब उसको क्लास 11 में ये समझ ही नहीं आया। अब देखो इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं ना, हो सकता है बहुत सारे बच्चे को अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है। अगर वो बहुत अच्छे शहर से है, अच्छे सिटीज से है, उसके फैमिलीज में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तो ठीक है, उसको एक गाइडेंस मिलता है, उसको समझ में आता है चीजें। अगर किसी को गाइडेंस नहीं मिलता तो ऐसे केस में बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो भी लैक ऑफ गाइडेंस के लिए थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई एक बच्चा है जो क्लास 11 में अच्छे से तैयारी नहीं किया, उसने नहीं सोचा जेईई मेंस एडवांस के बारे में, कुछ भी नहीं सोचा ना, उसने बस अपना बोर्ड्स का एग्जाम दिया, उसका कोई परसेंटेज आया 70 80 90 कुछ भी परसेंटेज आया, लेकिन उसने जेईई के लिए स्पेसिफिकली कोई तैयारी नहीं की है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है क्लास 11 में, तो उसको अभी तक एकदम क्लियर है, उसको एकदम अच्छा आइडिया है कि उसको लगभग 5:2 रेशियो में अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, जिसमें 5:2 का मतलब अगर वो 5 लेट्स से जितना भी आवर्स पढ़ रहा है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द जो उसका पोर्शन है वो क्लास 12 को देगा, और जो 11 वाला पार्ट जो पढ़ के आया है उसमें से वो थोड़ा सा कम परसेंटेज मतलब आवर्स देके उसको पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई जो अच्छे से प्रिपेयर किया है उन स्टूडेंट्स के बारे में। लेकिन अगर मैं बोलूं कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने मान लो अच्छे से तैयारी ही नहीं की क्लास 11 में, तो क्या वो जेईई की तैयारी क्लास 12 में कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत सारे स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ बातें एकदम फैक्ट रखूंगा, क्लियर रखूंगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं एक प्रोडिजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे बात करूंगा कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द चंक तो क्या होता है आपका एवरेज स्टूडेंट होते हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर आपने 11 में तैयारी अच्छे से नहीं की है तो डेफिनेट सा बात है, डेफिनेट सा बात है ना, ऑलमोस्ट 10 लाख स्टूडेंट जेईई में 10 लाख अराउंड, मतलब अप्रोक्सीमेटली उसके अराउंड में जब बच्चे बैठेंगे तो ह्यूज कंपटीशन है ना, ह्यूज कंपटीशन है, उसमें आपको फाइट करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें सोचो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने 11 में अच्छे तरीके से तैयारी की होगी, जबरदस्त तरीके से तैयारी की होगी, है कि नहीं, तो उनके साथ तो आपको एक टफ कंपटीशन देना ही पड़ेगा। तो चलो अगर मैं बोलूं कि क्या पॉसिबिलिटीज बनती है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आपने क्लास 11 में तैयारी नहीं की है तो इन दैट केस क्या हो सकता है, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, ठीक है, कि क्लास 12 में जैसे आप पहुंचे ना, आप ना प्रायोरिटी पे क्लास 12 को रखो, है ना, क्योंकि आपको पता होगा जेईई मेंस आप साल में 4 बार दे सकते हो, 4 अटेम्प्ट ले सकते हो आप, है ना, तो 4 अटेम्प्ट का आपको फुल बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, 4 अटेम्प्ट का आपको फुल बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब आपको लेना चाहिए, I mean, है ना। तो आप क्या करोगे, क्लास 12 वाले पार्ट पे
11 में देखो जो हो गया हो गया, आप पास्ट को तो नहीं बदल सकते ना, मतलब पास्ट को कौन चेंज कर सकता है, नोबडी कैन चेंज, वो हो चुका है ना, दैट्स अ हैपन, मतलब इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, बट व्हाट यू कैन डू इज एट योर प्रेजेंट टाइम एंड एट योर फ्यूचर को आप चेंज कर सकते हो ना, यू कैन इंपैक्ट योर फ्यूचर बाय डूइंग समथिंग एट योर प्रेजेंट टाइम। ओके, तो आपको क्या करना है, क्लास 12 वाले पार्ट में अच्छे से फोकस करना है, जो भी है ना, आप मान लो कि अब आपने जेडब्ल्यू की तैयारी को शुरू किया है, तो आप एकदम अच्छे वे में जो भी चैप्टर्स होंगे अभी मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में, है ना, तो उसको एकदम अच्छे से कर डालोगे आप। ओके, उसके बाद से अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा, देखो आपको सेक्रीफाइस तो बहुत सारे करने पड़ेंगे, अगर आपका कोई दोस्त है जो 11 में अच्छे से तैयारी किया है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा रिलैक्स करने के लिए, तो आपको तो वो रिलैक्स वाले टाइम को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने 11 वाला जो ईयर था आपने पूरा एंजॉय किया है उसको, तो डेफिनेटली आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अभी। तो जो भी टाइम मिलता है आप ट्राई करो 11 का जो एटलीस्ट इजी पोर्शन जो बहुत ईजी है, मतलब ओवरऑल तो सब कुछ ईजी है अगर अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको तो, लेकिन जो भी इजी पोर्शन आप उसको कवर करोगे, सब चीज के बारे में आपको गाइड किया जाएगा ना, सब चीज के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 11 वाले पार्ट को भी थोड़ा थोड़ा करके कवर करोगे, और जो 12 वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको 12 पे प्राइम फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि आपको बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स कैरी करना है, आपको जेडब्ल्यू वाला देखो 50-50% का लगभग वेटेज रहता है 11 और 12 का इन ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है, इन ऑल द सब्जेक्ट लगभग इतना ही रहता है। तो आपको अच्छे वे में 12 वाले पार्ट को पूरा कर देना, इससे आपका बोर्ड में भी अच्छा होगा, बोर्ड पे भी आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और रही बात जेडब्ल्यू मेंस एडवांस की तैयारी, तो वो भी आपका अच्छे खासे वे में हो जाएगा, ठीक है। इन केस यहाँ पे एक चांसेस बन सकता है कि हो सकता है चलो आपको ड्रॉप लेना पड़ जाए, बट मैं ये कहता हूं अगर आप सीरियस हो चुके हो देन दैट ड्रॉप ईयर विल बी वर्थ इट, है ना। एक साल अगर आप देते हो ठीक है, चलो एक साल लाइफ का नुकसान होता है, इट्स ओके फाइन, लेकिन अगर उसका रिजल्ट कुछ अच्छा आ रहा है तो मुझे लगता है इट्स वर्थ इट, है ना, इट्स वर्थ इट। अगर आप अच्छे गाइडेंस के अंडर आ चुके हो, अगर आपकी तैयारी अब फुल स्विंग में आ चुके हैं क्लास 12 के बाद में, उसके बाद भी एक अच्छा होप रहेगा कि आप अच्छा कर सकते हो। दैट मीन्स ये जो पॉइंट लिखा था एम आई टू लेट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यू, दैट मीन्स यू आर नॉट टू लेट, आप अभी भी शुरू कर सकते हो, बट जितना आप और सोचोगे, मैं तो ये कहता हूं ना यार सोचना क्यों है, अगर आप सोच ही रहे हो तो इससे बेटर कि आप कुछ करो ना, आप करो, दैट विल बी बेटर ना। मतलब सोच रहे हो कुछ कर नहीं रहे हो, दिमाग में 10 तरीके की चीजों को ला रहे हो, वेदर आई कैन डू, वेदर आई कांट डू, मतलब व्हाटएवर, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग इनसाइड योर माइंड, राइट। तो आप उस चीज को अवॉइड करो और करना शुरू करो, है ना, बेटर नाउ देन लेटर ऑन आप करोगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एकदम अच्छे से आपको उसका ख्याल करना है और अभी से ही लग जाना है पूरा, ठीक है। और रही बात 11 की, तो आप थोड़ा थोड़ा कर करके उसको रेडी करते रहो, बट प्रायोरिटी आपका क्लास 12 होना चाहिए। दैट मींस बोर्ड एग्जाम के लगभग आप मान लो कि एक महीने भर पहले तक आपका 12 वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, जेडब्ल्यू मेंस पॉइंट की व्यू से भी और आपके बोर्ड पॉइंट की व्यू से भी, ठीक है। एडवांस के लिए चलो अगर आपको लगता है कि नहीं यार बहुत ज्यादा लोड हो जा रहा है, ठीक है, आप एडवांस के लिए थोड़ा सा होल्ड करो, आप जो क्वेश्चन लगाओगे आपको तो गाइड किया जाएगा आपको क्या क्वेश्चन करना है, तो आप जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही करो, उसका क्वेश्चन लेवल इतना टफ नहीं होगा एज कंपेयर टू जेडब्ल्यू, टफ तो वैसे भी जेडब्ल्यू एडवांस भी नहीं होगा। आप मेरे सेशन में देखोगे मैंने बोला है कि जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, टफ जैसा वर्ड कुछ रहेगा ही नहीं, मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देंगे हम लोग। अदरवाइज सोचो अगर टीचर पढ़ा रहा सब्जेक्ट और मैं अगर बोलूं कि देखो बेटा ये चैप्टर टफ हो रहा है ना, तो फिर मेरा होने का क्या मतलब है, मतलब अगर मेरे होने के बाद भी अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि टफ हो रहा है, या फिर आप फील करते हो कि ये चैप्टर सर टफ लग रहा है, दैट मींस आई एम नॉट अ गुड टीचर। या फिर कोई भी टीचर जो अपने सब्जेक्ट को डील कर रहा है उसमें अगर कोई चैप्टर किसी स्टूडेंट को टफ लगा है, दैट मींस गलती स्टूडेंट में नहीं है, गलती टीचर में है, कमी जो है वो टीचर में है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट्स ए बिटर फैक्ट बट इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे डोंट वरी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आपको सब कुछ बेस्ट वे में पढ़ाया जाएगा। आपको खुद लगेगा यार इतना ईजी होता है क्या, इजी नहीं होता, टफ होता है, ये सब कुछ ना रिलेटिव स्टेटमेंट है, इस सब कुछ को इजी बनाया जा सकता है, ये डिपेंड करता है एक टीचर पे जो आपको पढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो आप इसके लिए एकदम भी वरी मत करो, सब कुछ इजी बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बताया मैंने कि आप किस तरीके से अपनी चीजों को कवर करोगे, ठीक है। चलो अगर मैं बोलूं यहाँ पे वही इसी पॉइंट के बारे में मैंने बात किया ना, आपने क्लास 11 में एकदम ही स्किप कर दिया, तो आप 12 में कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, शुड आई फोकस ओनली ऑन बोर्ड एग्जाम और बोथ बोर्ड्स इन जेडब्ल्यू मेंस एडवांस। मैंने ये बात को बताया आपको, आपका जो प्रिपरेशन होगा क्लास 12 में, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने क्लास 11 को एकदम ही स्किप कर दिया, या जो एवरेज वे में तैयारी कर आए, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब अच्छा मार्क्स, देखो अच्छा मार्क्स स्कोर करना इज नॉट टफ ना, अगर आपको पता है आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, प्रीवियस से पेपर कर लिया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आप फिर भी अच्छा परसेंटेज स्कोर कर लोगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका नॉलेज बढ़ा, आपका क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन को देखने का, जेडब्ल्यू एडवांस लेवल के क्वेश्चन को देखने का, आपको कैसे हैंडल करोगे उसका एबिलिटी आप गेन कर लियो, ये आपका मार्क्स नहीं बताता। अगर ऐसा ही होता तो सीबीएसई में बहुत सारे बच्चे जो 90-90% लाते, बट जेडब्ल्यू मेंस एडवांस में उनका नामो निशान
निशान मिट जाता है ना। तो मार्क्स जज नहीं करेगा आपका। बोर्ड्स का जो स्टाइल होता है, जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, जेडब्ल्यू मेंस एडवांस का जो पैटर्न होता है एकदम अलग होता है ना। तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दोनों पे ही फोकस करना है। आपको अपना बोर्ड का परसेंटेज भी अच्छा रखना। ऑफ कोर्स ये बाद में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो 12 के परसेंटेज को भी कंसीडर करते हैं, तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो आपको बोर्ड्स भी अच्छा रखना है और 12 की तैयारी इतना अच्छा करना है कि जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के लिए आप 12 वाला पोर्शन तो कवर कर लो ना। 11 का देखा जाएगा, एटलीस्ट 12 तो कवर कर लो, ताकि आप अगर ड्रॉप ईयर भी लेते हो तो कम से कम आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। आप 12 बस रिवाइज करोगे और 11 का पढ़ोगे तो आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा ना। अगर आप पता चला 11 छोड़कर आ गए और इधर 12 भी अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपको फिर से वही होगा, एक साल में बहुत ओवर प्रेशर आएगा, फिर पता चला वो भी साल वेस्ट हो गया। तो इस तरीके का मिसगाइड बहुत बार बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं होना है, ठीक है। चलो अगर मैं थर्ड बात करूं, देखो तो ये एक बेसिक सा मैंने बात किया। अभी देखो जर्नी हमारा स्टार्ट होने वाला है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ते हो, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये जो वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप कनेक्ट हो जाओ, वहां पे आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, वहां पे आपके जितने टीचर से आपसे इंटरेक्ट करेंगे, तो आप ओवरऑल जो आपका फीलिंग होगा वो बहुत अच्छा होगा, आप एंजॉय करोगे हमारे साथ, ठीक है। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर सभी लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन वो जब शुरू होता है तब तो सही रहता है, बट धीरे धीरे वो कम हो जाता है। आपको इस प्लेटफॉर्म में ये मेरा वादा देखने को मिलेगा कि टाइम के साथ इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ेगा, है ना। टाइम के साथ क्या बोला मैंने, इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन आपका भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होगा कि आप भी उस चीज को कैसे देखते हो। क्या आप उतना इंटरेक्ट करते हो, क्या आप उतना अपने पढ़ाई में एंगेज हो पा रहे हो। तो इस तरीके की चीजों को आपको भी देखना होगा, ठीक है। तो यही रही बेसिक सी बात है क्लास 12 के माइंडसेट का। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैं और पेंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा बात करूँ तो इन जनरल 75% मार्क्स का रिक्वायरमेंट होता है बोर्ड्स में, बट इस साल उसको एजुकेशन मिनिस्टर ने वेव ऑफ कर दिया है, वो क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो इसके लिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसके लिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। अगले साल का देखते हैं क्या आता है, न्यूज नहीं आता, बट इस साल के लिए तो इट्स कंफर्म, ठीक है। तो आपको एकदम बेस्ट वे में रेडी करना है क्लास 12 का पोर्शन। क्लास 12 का बच्चा, मेरा ये वीडियो लेने का यही मोटो था कि अगर कोई बच्चा क्लास 11 की प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं किया, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। समरी यही है, आप 12 पे इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके बाद से, इसके अगले मोमेंट से आप स्टार्ट कर दो अपना तैयारी जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। और अगर कोई बच्चा अभी भी अगर ये कंफ्यूजन में है कि अब मुझे करना है कि नहीं करना है, तो मैं उनके लिए भी ये बात बता देता हूं कि जो क्लास 12 वाला जो पार्ट्स है, देखो क्लास 11 12 बहुत इंटरेस्टिंग है ना। फिजिक्स में आपको इतना कुछ जानने को मिलता है रियल लाइफ के बारे में, है ना। केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है और मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स सब आते हैं डेफिनेटली। जो 11 12 का जो मैथमेटिक्स है दैट्स अ स्ट्रांग पार्ट, कैलकुलस वगैरह आता है आपका, तो वो सब का भी आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। इन जनरल भी आपको होना चाहिए। आप जेडब्ल्यू मेंस टारगेट करो, एडवांस टारगेट करो, अगर आपको एकदम क्लैरिटी है, मतलब अगर आपको एकदम क्लैरिटी है कि नहीं सर मुझे जेडब्ल्यू करना ही नहीं है, मैं फिर भी बोलूंगा कि बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ लो एटलीस्ट। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं जाना फिर तो एक साल मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के लिए क्लास 12 का इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत ज्यादा टाइम है यार, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा टाइम है अगर सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही पढ़ना चाहते हो तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, एटलीस्ट परसेंटेज के लिए ही पढ़ लो, अपने बोर्ड्स के लिए ही पढ़ लो अगर आपको जेडब्ल्यू मेंस एडवांस नहीं करना है। लेकिन अगर किसी बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा भी है कि मुझे करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ गिव इट एन अटेम्प्ट। अचीव कर लो ना, क्या दिक्कत है। आपको नहीं करना इंजीनियरिंग मत करो, लेकिन कुछ अचीव करके रख लो अपने पास कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रहेगा, चलो मैंने ये कर तो लिया एटलीस्ट, है ना। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी लगता है आपको करना है तो आपको करना चाहिए ये, ठीक है। ये मेरा आपके लिए सजेशन होगा। आप इस बात को सोचना, बिल्कुल आपको लगेगा कि यस मुझे करना चाहिए, मुझे अटेम्प्ट लेना चाहिए। एक साल को ऐसे ही गंवाने से अच्छा मुझे अटेम्प्ट लेना चाहिए। या फिर अगर आपको पता है कि ओके मेरा इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, तो ठीक है आप उसी फील्ड की तरफ वर्क करो पूरा। अगर आपको पता चल गया एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग ना, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मेडिकल, कुछ भी जो आपको लगता है, तो आप उस फील्ड पे आप रिसर्च करो कि आपको उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस फील्ड में जाने के लिए क्या क्या चाहिए, आप अकॉर्डिंगली वर्क करो। ओके, तो चलो अब मैं मान लेता हूं कि आपको अटेम्प्ट लेना है, तो क्लास 12 का जो मैथ का जो सिलेबस आप कैसे कवर करोगे। मैं बताया आपको, सिमिलरली आपको ऐसे सेशंस देखने को मिलेंगे जहां पे हमारे रेस्पेक्टिव टीम केमिस्ट्री के बारे में बात करेगी, फिजिक्स के बारे में बात करेगी, तो हर चीज के बारे में बात करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली मैथ्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, चलो तो अगर मैं बोलूं मैथ्स के लिए, तो देखो आपको तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या मिलता है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके बाद में एक सेशन लेने वाला हूं, इसके बाद और एक सेशन लेने वाला हूं जहां पे मैं डिस्कस करूंगा किसके बारे में, रोड मैप के बारे में, कि अद्वैत एजुकेशन में पूरे जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के मैथमेटिक्स इवन बोर्ड्स वाले पार्ट को भी किस तरीके से डील किया जाएगा, कितना इंपॉर्टेंस है, मैं डिटेल में बात करने वाला हूं उसमें, ठीक है। कौन से चैप्टर्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, मैथ्स के लिए बात करूंगा, वैसे ही हमारी फिजिक्स की फैकल्टी फिजिक्स के बारे में बात करेगी, केमिस्ट्री की टीम केमिस्ट्री के बारे में बात करेगी, ठीक है। तो मैं मैथ्स के बारे में सेशन इसके बाद लेने वाला हूं। ओके, वहां पे मैं डिटेल में बात करूंगा कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा
स्कोरिंग है, XYZ ढेर सारी मैं बातें करने वाला हूँ। ओके चलो, अगर मैं बोलूँ क्लास 12 के मैथ्स के सिलेबस के बारे में, तो आपको देखने को मिलता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन आपको क्लास 11 में भी देखने को मिलता है, जिससे जेडब्ल्यू मेंस में क्वेश्चन पूछ देते हैं, एडवांस में नहीं पूछता है। फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेट, रिलेशन, फंक्शन कनेक्टेड है तीनों के तीनों। आप सेट पढ़ोगे सीखोगे, रिलेशन पढ़ोगे सीखोगे, फिर फंक्शन पढ़ोगे सीखोगे उसको, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं एक बात बता दूं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन, इसका आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वेराइटीज ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसका इनवर्स क्या होता है, ये आपको बहुत ज्यादा आपके मैथ्स का जो बेसिक जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा ये फंक्शन, ठीक है। बिकॉज एवरी नाउ एंड देन आपको पेपर में ये वर्ड देखने को मिलेगा, फंक्शन फंक्शन फंक्शन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लास 11 में मिल जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको किसमें मिलता है, जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस दोनों में देखने को मिलता है, जो क्लास 12 का इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इनवर्स की बात करो, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ पे आया फंक्शन, ये आप यहाँ पे सीखते हो, यहाँ पे भी इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के बारे में बात करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों के लिए। आपको बेसिक मैट्रिक्स क्या होता है जानना है, डिटर्मिनेंट क्या होता है जानना है, फिर एग्जैक्टली क्या होता है रियल लाइफ में। मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ इसमें, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग, जो आप जैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचोगे फिर भी आप पढ़ोगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एज ए पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा आइडिया है। तो इसको जो डील करने का जो वो है मेरा बहुत इनोवेटिव रहता है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, है ना। इन जनरल अगर किसी को थोड़ा सा मैट्रिक्स का आइडिया है, अगर कोई बच्चा मैट्रिक्स पढ़ चुका है और फिर मेरे बातों को सुन रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ना मैट्रिक्स विजुलाइज कैसे करते हैं, है ना, एक मैट्रिक्स करता क्या है, उस चीजों के बारे में बात करूंगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकालते हो, 0 होता है तो क्या होता है एक्चुअल में, आपके आंखों के सामने ना दिखेगा कुछ चीज, तो आपको मजा आएगा उसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इजी, है ना, इजी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे, तो आप हैंडल कर लोगे इसको। उसके बाद आया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कैलकुलस का पार्ट बनता है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका तैयारी आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि जो कैलकुलस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज होता है। आगे जाके आप लेट्स से कुछ इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाना चाहते हो, तो उस पर भी आप देखोगे कैलकुलस का मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट होता है कैलकुलस में, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले करेगा। तो इसका कैलकुलस तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, है ना, कैलकुलस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। देखो मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट है ना जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब अगर आपका मैथ्स अच्छा है मतलब आपका ओवरऑल मैथ्स अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को बस कैलकुलस आता है, मुझे अलजेब्रा नहीं आता है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री का तो कुछ आइडिया ही नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो अच्छा ही है मतलब वो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट क्या, देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी कैलकुलस का पार्ट होता है। इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्लास 12 में कैलकुलस ही है। अगर मैं बोलूं इन शॉर्ट, तो क्लास 12 में सिर्फ कैलकुलस ही भरा हुआ है। समझ रहे हो, आप क्या पढ़ते हो, सिर्फ कैलकुलस ही पढ़ते हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कैलकुलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा, जब क्लास 12 में वही है, सिर्फ मोर देन 60% अगर वही है, तो कैलकुलस इंपॉर्टेंट तो बन ही जाएगा ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू मेंस में थोरो रैपिड फायर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब सब समझ रहे हो, रैपिड फायर क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सब क्या चैप्टर्स क्या डील करते हैं, मैं इसके बाद वाला जो सेशन लूंगा उसमें भी आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा। फिर जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आप देखोगे इससे बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, क्योंकि उनको चीजें क्लियर नहीं रहती है, मतलब कि जो पढ़ने का जो फ्लो है वो क्या होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन इसके नेक्स्ट सेशन में जहां पे मैं बताऊंगा कि मैं मैथ्स को कैसे डील करता हूं, और मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्यों मैं उस वे में डील करता हूं, और क्यों एक स्टूडेंट को उस वे में पढ़ना चाहिए, क्यों इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको, ताकि आप चीजों को ऑप्टिमाइज कर सको। ओके चलो, तो अब मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या होता है क्या होता है क्या होता है, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा तब देखोगे, और इसके बाद का जो सेशन लूंगा उसमें मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगा ही, ठीक है। चलो, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको मतलब समझ रहे हो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो आपको पढ़ के जाना ही है। उसके बाद देखो क्या आ जाता है, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग जेडब्ल्यू मेंस एडवांस का पार्ट नहीं बनता है ना। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11 में देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यूज करते हो प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन तो एवरी ईयर आएगा ही, है ना, एवरी ईयर जितने चैप्टर से सब में से एवरी ईयर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है 3D एंड वेक्टर, जो बहुत ज्यादा सिंपल है। क्लास 11 में आप पढ़ते हो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, अब यहाँ पे आप 3D के बारे में पढ़े हुए, ठीक है। जितना कुछ वहां पे 2 डायमेंशन में होता है, यहाँ पे 3 डायमेंशन में होता है। अगर किसी को 3 डायमेंशन का आइडिया है, इट्स ओके, वेल एंड फाइन। किसी को अगर नहीं है तो बस आप वेट करोगे, जैसे ही हमारे क्लासेस फुल स्विंग में स्टार्ट होंगी सब कुछ कवर होगा ना धीरे धीरे। ये तो चलो भी देर से आएगा काफी, बट हम लोग सब कुछ कवर करेंगे ना। वेक्टर अलजेब्रा इट्स इंपॉर्टेंट, इससे आपको एवरी ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है।
दिस 3D इज इंपॉर्टेंट, देन LPPs ठीक है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग होता है, ऑप्टिमाइज करते हैं हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है ना, सिचुएशंस को हम लोग क्या करते हैं मैथ्स में ले जाके ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, मतलब सिचुएशंस का हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ओके। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी, दिस इज ब्यूटी है ना, दिस इज एब्सोल्यूट ब्यूटी, एब्सोल्यूट ब्यूटी, क्या बोला मैंने, एब्सोल्यूट ब्यूटी। ये चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जैसे ही आप इंजीनियरिंग करके आप आगे जाओगे तो आपको कैलकुलस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स फिर से पढ़ने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी आप फिर से पढ़ोगे और थोड़ा एडवांस टॉपिक्स आ जाएंगे बट फिर से आप पढ़ोगे। देन उसके बाद अगर मैं बोलूं कॉम्प्लेक्स कैलकुलस आता है, अभी आप सब रियल कैलकुलस के बारे में पढ़ोगे, फिर आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलस पढ़ते हो, फिर आप ट्रांसफॉर्म थ्योरी पढ़ते हो, ये सब चीजें आप इंजीनियरिंग में आके पढ़ने वाले हो। तो जैसे ही आपका ये कैलकुलस एंड मैट्रिक्स एवरीथिंग अगर आपका बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो इंजीनियरिंग में आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 मतलब 2 साल आप मैथ पढ़ोगे 4 पार्ट में, है ना, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा इजीनेस फील होगा, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा क्या होगा, इजीनेस फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा उसमें, ठीक है। और जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से मैं हूं, तो कई ब्रांचेस ऐसे होते हैं जहां पे मैथ्स का बहुत ज्यादा यूजेस होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ दोस ब्रांचेस, मतलब जहां पे इंटेंस मैथ्स का यूज होता है ना। वैसे कंप्यूटर साइंस होता है जहां पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मैकेनिकल में भी आप देखोगे कैलकुलस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आप देखोगे कैलकुलस का बहुत ज्यादा यूज होगा, सिविल इंजीनियरिंग में भी आप देखोगे कि मैथ्स का बहुत ज्यादा यूज होगा। इसीलिए अगर आपका 11-12 का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे जाके। अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे आपका मैथ जितना स्ट्रांग होगा, वहां पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, समझ रहे हो। देखो लास्ट में क्या लिखा गया है, बिलीव मी यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। पहला चीज होता है ना, इंसान को बस सोचना होता है कि यार मैं कर लूंगा ना। जैसे उसके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, मैं कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, ऐसे थॉट्स आते हैं ना, तो करने वाला बंदा भी नहीं कर पाता है। तो आपको ना हमेशा ये सोचना है, मतलब आप सच समझ रहे हो, अपने दिमाग में हमेशा बोला करो ना, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। ऐसे चीजों को ना हमेशा अपने दिमाग में रखा करो, तुम देखो इसका इसका ना इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। भले ही आप बहुत वीक स्टूडेंट हो, भले आप बिलो एवरेज हो, लेकिन समय को बदलने में, सिचुएशन को बदलने में समय नहीं लगता, आप समझ रहे हो ना। सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आपका विल पावर उतना स्ट्रांग होना चाहिए। एटलीस्ट कहते हैं ना, दुनिया में कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता। आपके अगल बगल के जो लोग होंगे वो बोलते होंगे, अरे ये तो बिलो एवरेज स्टूडेंट, ये कैसे कर लेगा, नहीं कर पाएगा, XYZ ढेर तरीके की चीजें आपको बोलेंगे। लेकिन अगर आपका खुद का विल पावर भी आपसे वही कहता है, फिर क्या मतलब है, फिर तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने विल पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखो। आप अपने विल पावर को इतना स्ट्रांग रखो और हमेशा खुद से बोलो, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। कितना लोड है, 11 में नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, 11 में अगर अच्छे से पढ़ के आया हूं, 12 भी अच्छे से पढ़ूंगा, दोनों को अच्छे से लेके जाऊंगा, एग्जाम अच्छे से दूंगा। 11 में अच्छे से नहीं पढ़ा हूं, 12 में अपना बेस्ट एफर्ट लगाऊंगा ना, क्या पता एक टाइम में हो जाए, क्या पता जो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के 11 वाला पोर्शन पढ़ूंगा उससे भी मेरा अच्छे से निकल जाए चीजें, समझ रहे हो। तो आपको ना बेस्ट अपना देना है, आपको रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। रिजल्ट इज द मतलब फाइनल प्रोडक्ट ना, रिजल्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट। उसके पहले का जो टास्क हो, क्या आप उसको अच्छे से बाकायदा निभा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको अटेम्प्ट लेना है चीजों को। और अगर आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हो, तो मैं आपको हमेशा बोला हूं, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बोला हूं कि एंड तक हमारा साथ आपके साथ रहेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप हार्डवर्क उतना कर सकते हो या फिर आप हार्डवर्क करना छोड़ दोगे, समझ रहे हो। हमारा साथ तो आपके साथ एंड डे तक रहेगा ना, जिस दिन आप एग्जाम देकर आओगे उसके बाद तक भी रहेगा। अब आगे की जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप किस तरीके से हमसे इंटरेक्ट करते हो, किस तरीके से हमसे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हो। सब्जेक्ट को इजी करना हमारा काम है। अगर आपको इस वे में पढ़ाया जाए कि आपको सारे टॉपिक्स इजी लग रहे हैं, आप क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट में बना रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट में बना दे रहे हो स्टार्टिंग में, समझ रहे हो, जो क्वेश्चन आपको देख के, जो सब्जेक्ट से आपको डर लगता था, जो चैप्टर से आपको डर लगता था, वो सब कुछ इजी हो गया। अब जैसे ही जैसे आप हमारे साथ पढ़ोगे, आप देखोगे सब कुछ इजी हो जाएंगे ना, सब कुछ आपको इजी दिखने लगेगा। बस और क्या चाहिए, चैप्टर्स इजी बन गए, क्वेश्चन बन रहे, यही तो रिक्वायरमेंट है यार, और क्या चाहिए आप बताओ, समझ रहे हो, ठीक है। तो चलो फिर इस सेशन को मैं यही खत्म करता हूँ। मेरा बेसिक एक सेशन लेने का यही मतलब था कि एक बार मैं बेसिक से इंटरेक्शन कर लूँ आप लोगों से कि किस तरीके से क्लास 12 के स्टूडेंट को हैंडल करना चाहिए। इसके बाद जो सेशन आने वाला है रोड मैप, जिसमें मैं मैथ्स के बारे में बात करूंगा, सिमिलरली फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आएगा, तो आपको उन सेशंस को देखना रहेगा और उन सेशंस को आप पूरा देखना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। इवन अगर आप सेल्फ प्रिपेयर भी करना चाहते हो, आप कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हो, फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप एक बार उस सेशन को देखना कि आपका जो फ्लो है पढ़ने का वो कैसा होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो हमको एक अच्छा आइडिया है ना, कि सब्जेक्ट को किस वे में पढ़ने से मैक्सिमम बेनिफिट
मिल सकता है। आप मान लो नए-नए क्लास 11-12 में अगर आते हो, तो आपको इतना ज़्यादा तो आइडिया नहीं होता है ना? आप स्कूल में पढ़े होते हो बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद सीधा आप देखते हो इतना सब कुछ बढ़ जाता है। इतने सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, इतने सारे रेफरेंस बुक्स हो जाते हैं, मतलब हज़ारों ना थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ क्वेश्चन्स आपको नए-नए देखने को मिल जाते हैं। तो उससे एक बच्चा क्या करता है ना, कन्फ्यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इसीलिए अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए। तो आप एक बार चैप्टर्स का फ्लो देखना, कैसे पढ़ना चाहिए आपको मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे, ठीक है? और अगर आप हमारे गाइडेंस में हमारे अंडर पढ़ रहे हो, फिर तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है ना? मैं तो मतलब कभी भी आपको कोई बोलूँगा ही नहीं कि आपको कोई बुक लेना है, समझ रहे हो? जो क्लास पे कराऊँगा मोर देन सफिशिएंट, उसके बाद जैसे मैं बोल दूँगा ना कि कांसेप्ट कवर हो गया, है ना? ये पूरे टीम के एंड से मैं बोल रहा हूँ। जैसे हम बोल देंगे आपको कि ये चैप्टर खत्म हो गया है, उसके बाद आप जाके कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, है ना? उसमें आप क्या देखोगे? अरे ये तो सर ने पढ़ा दिया। अरे ये भी सर ने पढ़ा दिया। कुछ भी उठा लो, सब कुछ सर ने पढ़ा दिया। समझ रहे हो? आपका काम होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कैसे करना है, कहाँ से करना है हम बताएँगे, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ढेर सारा इतना सारा किताब खरीद के एक बच्चा तो वैसे ही टेंशन में आ जाता है। समझ रहे हो? पता चला केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 4-5 बुक खरीद लिया उसने। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए वैसे खरीद लिया, पता चला केमिस्ट्री का बुक का वॉल्यूम इतना हो गया। पढ़ तो पाओगे नहीं इतना, बस देख-देख के डरोगे ज़रूर। देख-देख के नेगेटिव वाइब्स आएँगे ज़रूर। उससे अच्छा है कि बस कांसेप्ट का बुक रखो, क्वेश्चन बनाओ, मोर देन सफिशिएंट है बस। इससे ज़्यादा का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके? तो चलो फिर मैं सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, होप सो जिस तरीके से हम लोग एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, आपका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, बिल्कुल, है ना? तो बस आपको सपोर्ट करना है, ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट जीतना हमारा काम है, आपको बस थोड़ा-सा ट्रस्ट करना है हम पे, है ना? बस थोड़ा-सा ट्रस्ट माँग रहे हैं, बाकी उसको कंटिन्यू हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, समझ रहे हो? वो तो हमारा अचीवमेंट होगा कि क्या हम आपका ट्रस्ट लॉन्ग टर्म तक गेन करके रखते हैं, वो तो हमारा मेहनत होगा, हमारा हार्ड वर्क होगा उसमें, आप समझ रहे हो बहुत ज़्यादा, हमारा डेडिकेशन होगा, हमारा पैशन होगा, समझ रहे हो? आवर ज़ील फॉर टीचिंग, एवरीथिंग विल बी देयर, राइट? सब कुछ इन्वॉल्व होगा वहाँ पे। लेकिन स्टार्टिंग में आपका सपोर्ट चाहिए होगा, आपका प्यार चाहिए होगा, तो इस तरीके से आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में आपको बताना, आपको जो भी लगे, है ना? इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका फीलिंग रहा होगा, आप बिल्कुल बताना। तो बस ऐसे हम लोग शुरू करते हैं, बहुत जल्दी आपके लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएँगे, पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जैसे ही आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, जैसे ही हमें लगेगा कि ओके चलो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो हम लोग लाइव क्लासेस भी लेंगे, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा, फुल इंटरेक्शन के साथ में मस्त वे में चीजें कवर होते हुए आपको दिखेंगी। ओके, तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड बाय।